अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां और उनके दिग्गज जनता के बीच मैदान में हैं। इस वक्त अब अगले 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। दिसंबर के महीने के प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ जा रहा है। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब चुनाव सिर पर आ गया है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, मध्य अक्टूबर बीत चुका है और अब दिसंबर मध्य तक उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि इन 2 महीनों में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर क्या हिट करती है, ग्राउंड पर उनके सेनापति किस प्रकार का आचरण व्यवहार और राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक तौर पर भी क्या कार्यक्रम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का इस समय अगर अध्ययन करें बहनों भाइयों, तो आप ये जरूर पाएंगे कि सब ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंकना प्रारंभ कर दिया है। पूरी ताकत झोंकी नहीं है अभी, लेकिन उस दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं। फुल फ्लेजेज वॉर शुरू होगी दिसंबर प्रारंभ से और अब इस वक्त शंखनाद हो चुका है। आप विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रमों पर गौर करें। भारतीय जनता पार्टी इस समय ग्राउंड हिट करने के काम के बजाय बैकडोर से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है, अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है। पन्ना प्रमुख का उनका अभियान प्रारंभ हो चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी का कोर प्लान रहता है, पन्ना प्रमुखों पर फोकस करना। यानी युद्ध मैदान में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, नट बोल्ट टाइट कर लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश की राह आसान नहीं है, बहुत पथरीली है, बहुत ही कांटों भरी डगर है और उत्तर प्रदेश की राह में फिसलन बहुत है। इसलिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा जागृत राजनीतिक प्रदेश है जो देश भर को राजनीति के तौर और तरीके सिखाता है। यहां सत्ता का उत्कर्ष है तो हटाए जाने के बाद की बेहाली भी है। यहां आज आप सत्ता दल के साथ हैं, कल को कुछ और होता है, स्थितियां, नेता कहीं और होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की जो सोच है और सोचने का जो मिजाज है वो बहनों भाइयों बहुत हद तक राजनीतिक है। जब मुझसे ये लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको कैसे वोट कर दिया, उसको कैसे वोट कर दिया, इनको वोट क्यों कर दिया, उनको वोट कैसे कर दिया, तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहनों की राजनीतिक समझ पर कोई संदेह ना करें। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जागृत समाज अगर राजनीतिक तौर पर कोई है तो हमारे प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं। ये पॉलिटिकली बहुत अवेयर क्लास हैं। इनको पता है कि इन्हें कब क्या करना है, कब किसके साथ जाना है, कब किसको सत्ता का अर्श देना है और कब किसको फर्श देना है। ये वही लखनऊ है कि जब किन्हीं के निकलने पर सड़कें धुली जाती थीं, आज उनकी राहों पर गड्ढे हैं और गाड़ियां हिचकोले खाती हैं, जगह जगह ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिनके इशारे पर सत्ता थम जाती थी, आज उनके हाथ देने पर टेम्पू नहीं रुकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की जागृत जनता है। ये बहुत ही समझदार है और इसको पता है कि इसे क्या करना है। अब मसला इस बात का है, अब आप देखें तो कि जो अपोजिशन क्या कर रहा है, ये तो वह सत्ता पक्ष की बात। अखिलेश यादव ने ऑफिशियली अपने विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। पहले वो क्रांति रथ लेके निकलते थे, अब उन्होंने विजय यात्रा इसको नाम दिया है। इन दिनों वो कानपुर से बुंदेलखंड की राह पर है और अखिलेश यादव का ये एक पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम है। कभी वो क्रांति रथ के नाम से निकालते थे, इस बार विजय यात्रा निकाली है। 12 अक्टूबर से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है और ये कई फेजेस में चलेगा। अपार भीड़ आ रही है उनके कार्यक्रमों में। जिस प्रकार बीजेपी के कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है, उसी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में कुछ ज़्यादा भीड़ आ रही है। मायावती ने भी कांसीराम परिनिर्वाण दिवस पर अपनी ताकत का इजहार किया और 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा करके लखनऊ के भीतर दिखा दिया। कांग्रेस भी इन दिनों बड़ी चर्चा में है। आपने देखा होगा कि हजारों की सभा करके वाराणसी के भीतर प्रियंका गांधी ने कांग्रेसियों में एक नया उत्साह भर दिया। आम आदमी पार्टी भी पीछे खड़ी है, जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और बम्पर भीड़ आ रही है। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 17 विधानसभाओं में इस वक्त एक्टिव हैं।
मीडिया में उनकी रिपोर्ट कम आती हैं, लोग कम दिखा पाते हैं, लेकिन जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिनकी विश्वसनीयता बहुत बड़ी है। तो हमें ये सारे परिदृश्य को समझने की आवश्यकता है। एक और बात, जो बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया को धिक्कारती थी, कटलो टाइप करती थी, आज उन्होंने बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनियां पीआर की हायर कर रखी हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के बारे में तमाम चीज़ें चल रही हैं। परिवर्तन, हालात हर चीज़ को परिवर्तित कर देते हैं, स्थितियों को बदल देते हैं। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां खुद को बदल रही हैं, शंखनाद हो चुका है, लेकिन 24 करोड़ हमारे भाई बहनों के मन में क्या चल रहा है, यही जानने ये नेता लोग निकले हैं। कुछ बयान सुने आप। यहाँ पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर पाएंगे। उनके रहने के लिए व्यवस्था है। 60 बालिकाएं और लगभग कितने ही बालक इस कैंपस में, छात्रावास में अच्छी सुविधा के साथ रह पाएंगी। बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी लागू कर दिया, और जिस तरीके से कोरोना आया और जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, उससे बड़े लोगों को तो लाभ पहुंच रहा है, लेकिन गरीबों को लाभ नहीं पहुंच रहा। न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मनोज काका हैं समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, अरविंद यादव शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल से हैं, शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। शबनम पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी शंखनाद हो चुका है। आप देख रही होंगी कि इन दिनों अपोजिशन के बड़े लीडर्स आप लोगों से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये बात आपको चिंतित नहीं करती है, विचलित नहीं करती है? आप इनसे कैसे निपटिएगा? देखिए, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि निर्णय लेना जानते हैं और निर्णय को धरातल पर उतारना जानते हैं, और उनके साथ जो टीम लगी है वो 24 घंटे काम करने वाली टीम है, जनता के साथ लगातार संपर्क में रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना घटी तो हम बरसात में जैसे मेढक निकल आते हैं वैसे निकल आए। हम पूरे अभी तक के अपने कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में, सरकार भी पूरी तरीके से ग्राउंड रियलिटी के साथ रही और साथ में संगठन भी। तो इसलिए हमें कहीं भी किसी भी तरीके से इस तरह का कोई भी ये नहीं लगता, चाहे कोई पार्टी निकल आए। ये वो विपक्षी पार्टियां हैं जो कोरोना, जो सदी की सबसे बड़ी महामारी के समय गायब थी। जनता इन्हें ढूंढ भी रही थी, तो ये कहीं दिख नहीं रहे थे, इनके कोई नेता दिख नहीं रहे थे। जब वैसे यही इल्जाम तो आप पर लोगों पर भी है कि कोरोना के टाइम आप लोग नहीं दिख रहे थे। नहीं, जिस तरीके से हमने कोरोना में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया और पूरी भरपूर प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक सवाल है मेरा आपसे, राहत देने का काम किया। इतना जरूर मानती हूँ कि सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, अमेरिका जैसे। शबनम जी, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इन दिनों विजय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। ये बात आपको विचलित नहीं करती? दूसरी बात, मायावती जी ने अभी कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर जिस प्रकार की गैदरिंग, जितनी पब्लिक इकट्ठा की, ये बात आपको विचलित नहीं करती? प्रियंका गांधी बनारस के भीतर इतनी बड़ी रैली कर लेती हैं, आप विचलित नहीं होती इस बात से? ब्रिजेश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में इन सभी की सरकार रही और इन सभी ने प्रदेशवासियों के साथ क्या बर्ताव किया, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रखा, किस तरीके से विकास के रथ को पूरी तरीके से चक्का जाम करके रखा,
ऐसे लोग जब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की जनता समर्थन में इनको भीड़ नहीं इकट्ठा कर रही है, ये देखने आ रही है कि ये बहरूपिये किस रंग में इस बार आ रहे हैं, इस बार किस तरीके से हमें मतलब ये ठगने की बहरूपियां बात हैं कर जितने रहे विपक्ष हैं। वाले हैं। जब ये सत्ता, निश्चित तौर पे इन्होंने जिस तरीके से घोटाले किए, जिस तरीके से असंवेदनशील तरीके से ओके, सत्ता मैं चलाया, मनोज काका को आमंत्रित देश की करता जनता हूँ। इस बात को समाजवादी जानती पार्टी के है। प्रवक्ता हैं मनोज जी। पहली बात तो ये कि विजय यात्रा 12 अक्टूबर से निकालने के पीछे उद्देश्य क्या था? दूसरा, कोरोना के टाइम आप लोग कहाँ छिपे थे, जैसा कि हमारी बहन शबनम पांडे जी पूछ रही हैं। और तीसरी बात ये है कि ये आपको क्यों बहरूपिया मानती हैं? देखिए, पहले सवाल से ही आपका जवाब देना उचित समझूंगा। एक तो जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बहुत ठीक बात कही कि उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ जनमानस राजनीतिक रूप से बहुत चेतना संपन्न है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में नवरात्रि में उन्होंने रथ का शुभारंभ किया है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेके और पूज्य नेताजी का आशीर्वाद लेकर के, और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस का आशीर्वाद लेकर के। और वो इसी तरह से है जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने एक समय में पूज्य जेपी के लिए कुछ शब्द कहे थे, वह इस प्रकार से था कि सेनानी करो प्रयाण अभय, अब भावी इतिहास तुम्हारा है, और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अब उत्तर प्रदेश के लोग ये जान चुके हैं कि उनको लैपटॉप कौन दे पाएगा, उसको लोहिया जैसा संस्थान कौन दे पाएगा, उसको लोहिया यूनिवर्सिटी कौन दे पाएगा, उसको एक्सप्रेसवे कौन दे पाएगा। तो अखिलेश यादव की रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है तो लोग कह रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि ये भर भर के लाए जा रहे हैं किराए के पे लोग हैं। असल में बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी अब पूज्य गांधी के बरक्स माफीनामा के सहारे अपना वीर बनने वाले सावरकर को खड़ा करना चाहती है। तो बीजेपी अब दूसरे के भीड़ को अब ये कह रहे हैं कि तो आपका क्या मत है कि आपको ये रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? ये विजय यात्रा का क्या फीडबैक आप लोग को मिल रहा है? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमीरपुर से जालौन होते हुए फिर कानपुर में आए हैं, कानपुर देहात। महान दल ने, जनवादी दल ने स्वागत किया। जो जनसमूह और जो अपार माताओं बहनों नौजवानों का जो जन समर्थन मिल रहा है, रथ के आगे पीछे 10-10 किलोमीटर तक सड़कें जाम हैं, माताएं बहनें निकल के आ रही। सबको पता है कि सामाजिक न्याय आधारित और इस भारतीय राजनीति के धरातल पर और राजनीतिक पटल पर अगर कोई व्यक्ति और विचारधारा, तो ये भीड़ देखकर आप क्या क्लेम करना चाहते हैं कि आप बीजेपी से लड़ लेंगे? देखिए, बीजेपी का जब अपराजय होने का दम था 2019 के चुनाव के बाद भी, और तो उसको उस समय भी समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा कि 2-2 लोकसभा के बाई इलेक्शंस में 14 के बाद भी हराया था। और समाजवादी पार्टी का इस समय 1.5 लाख बूथों पर वर्कर तैयार है। हमारे 1.5 लाख बूथों पर 50-50 नौजवानों का, माताओं का, बहनों का। तो आपने भी कुछ पन्ना प्रमुख टाइप का कुछ तैयार किया है? हमारे पास जो हमारी रणनीति है वो मुकम्मल 400 सीट लाने की है। और आपका ये जो पोडियम है बहुत ही जनवादी पोडियम है, उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के लोग देख रहे हैं। मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। पिछले दिनों मैंने देखा कि लखनऊ काफ़ी आप लोगों ने कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ को नीला कर दिया था, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए। तो मायावती जी के जो विरोधी हैं उनको भी जवाब मिला कि नहीं, बहन जी की राजनीतिक ताकत अभी खत्म नहीं हुई, अभी बनी हुई है। लेकिन आपका वोट शेयर वहीं 14 से 18% के बीच ही हर चुनाव में ठहरा हुआ है। और आपकी पार्टी का ये डाउनफॉल है, ये 2009 से जो शुरू हुआ है, ये अभी भी 12 वर्षों से लगातार जारी है। और आपकी पार्टी अपने वोट शेयर को बढ़ा नहीं पाई है। तो मैं कैसे मान लूँ कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विकल्प बनेगी? ब्रजेश जी, मुझे कुछ बातों पर, आपकी बातों पर कुछ आपत्ति है। आपने शुरुआत में कहा कि 2 लाख लोग थे उस कार्यक्रम में, मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के 9 अक्टूबर के लखनऊ में। उसमें 8 से 10 लाख लोग थे जो अपने खर्चे पर, अपने साधनों से वहां मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। चौधरी साहब, मैंने कोई गिनती करने की मशीन नहीं लगाई थी, मैंने अनुमान के तौर पे बताया था। आप उसको दिल पे ना लें। मैंने लगा रखी है, मैंने लगा रखी है। अच्छा, मैं वहां कार्यक्रम में मौजूद था जी। और ये बीबीसी ने कवर किया था कार्यक्रम। अच्छा, 2 लाख की जगह लाखों कर देते हैं, चलेगा? 8 से 10 लाख की भीड़ थी। चलिए थोड़ा संशोधित कर लेते हैं, 2 लाख की जगह लाखों कर देते हैं।
8 से 10 लाख आदमी थे। ओके 8 से 10 लाख लोग थे। दूसरी बात ब्रजेश जी, जो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस ये आदरणीय बहन जी के कामों की नकल कर रही हैं। जब हमने प्रबुद्ध वर्ग के 75 जनपदों में आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में सम्मेलन समाप्त कर दिए और आदरणीय बहन जी ने लखनऊ में उसका समापन किया, तो उसे देख करके समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया था और उसमें 3000 साइकिलें बांटी थी। मुझे एक समाजवादी पार्टी के मित्र ने बताया कि लोग तो आए नहीं, लेकिन साइकिलें सारी वहां से लोग ले गए और वो कार्यक्रम इन्होंने बाइंड अप कर दिया। आगे बोले कहां से साइकिलें लेके आएंगे। अच्छा, आपको प्रॉब्लम BJP किससे ने ज्यादा भी है? प्रबुद्ध आप वर्ग बीजेपी का से सम्मेलन ज्यादा शुरू नाराज किया था। हो या फिर समाजवादी पार्टी से? ये कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये तीनों मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को हराना चाहते हैं। ये आपस में तीनों पार्टियां मिली हुई हैं और ये एक दूसरे के चोली दामन के साथी हैं। ये नया एंगल आया है जी। ये नकल करते हैं आदरणीय बहन जी के कामों की। मैं अभी ब्रजेश जी गोरखपुर में गया था, लेकिन ये विकास कार्यों की नकल नहीं कर पाते हैं। वहां गोरखपुर में मैंने को जानकारी की तो वहां 5 साल में 10 साल में मेट्रो रेल का एक ट्रैक तक नहीं बिछा इनसे। ये डेवलपमेंट है 10 साल का। पर ये परसेप्शन क्यों बन रहा है चौधरी जी? एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा, लाइट मोड में नहीं, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और तमाम बुद्धिजीवी आपको ये सवाल करते मिलेंगे। ऐसा संदेशा क्यों जा रहा है, ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है पब्लिक में कि बीजेपी से कोई मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर सकता है तो समाजवादी पार्टी? आप उस परसेप्शन के दायरे से बाहर क्यों होते जा रहे हैं? ब्रजेश जी देखिए, ये रणनीति तो टीवी की डिबेट में रणनीतियों का खुलासा तो नहीं होता, लेकिन जब हम केंद्र में कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे तो इसी तरीके की मीडिया भाषा बोलता था उस समय कि हम कांग्रेस के साथ हैं। हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना सपा के साथ हैं, हम प्रदेश की 22 करोड़ जनता के साथ हैं जी। और आज ब्रजेश जी आप सीनियर पत्रकार हैं, जिस प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है, गृह राज्य मंत्री का बेटा कैसे किसानों को कुचल रहा है, 77% योगी आदित्यनाथ की बिरादरी ने कैसे तांडव मचा रखा है। ना पुलिस सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है और ना आप सुरक्षित हैं। आपके यहां भी आईटी के छापे पड़ चुके हैं। तो मुझे क्यों डरा रहे हो बार बार? वीरेंद्र भाई के पास 3-3 एफआईआर, वीरेंद्र भाई के खिलाफ 3-3 एफआईआर हजरतगंज में दर्ज है, ये भी मुझे जानकारी है। हाँ सही है दर्ज। तो लेकिन ये अपन सारी तो इन सब बातें चीजों जनता पर परवाह देश नहीं की प्रदेश करते की हैं। देख रही है। ओके, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी नहीं को परवाह नहीं करनी चाहिए जी, परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तो ये आपका। बीजेपी कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी की ताकत से बौखलाए हुए हैं। ओके, मैं अंशु तो ये अवस्थी को आनंद आमंत्रित फानंद में कर रहा बिलों से हूं। निकल गए। थैंक यू। मैं चाहता हूं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, तो आपका तो एक ही झंडा, एक निशान और अब एक ही नेता है आपके पास उत्तर प्रदेश में, दैट इज प्रियंका गांधी। तो क्यों नहीं प्रियंका गांधी को आगे करके कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2-2 हाथ कर ले, बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी सपा और बसपा से? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अनाउंस करिए प्रियंका गांधी को कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगी और चुनाव लीड करेंगी। देखिए ब्रजेश जी, इस दौर में जो चुनाव का अभियान चल रहा है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का जनमानस एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से तेज़ी से जुड़ रहा है। उसका कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की आय घटकर आधी रह गई। लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार होता रहा, अपराध बढ़ते चले गए, महंगाई को लेकर सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पाई, नौजवानों के लिए जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए। उन सब पर अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो कांग्रेस पार्टी ने उठाई, प्रियंका गांधी जी ने उठाई। और उसका ये इफेक्ट है कि सरकार को बार बार बैकफुट पर जाना पड़ा। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी काम कर रही थी। शबनम जी ने कहा अच्छी बात है, हमारी बहन है, नवरात्र चल रहा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, हमेशा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरीके से झूठ नहीं बोलते। हाथरस की बेटी को आपने आधी रात में जला दिया, बहुजन समाज पार्टी कहां पर खड़ी थी? बीजेपी के लोग तो लगातार अत्याचार कर रहे थे। और लखीमपुर की जो घटना है ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद कभी इतिहास में आज़ादी से लेकर अब तक इतनी बड़ी घटना हुई होगी।
कांग्रेस पार्टी सभी लेवल पे तैयारी कर रही है। आप मेरे प्रियंका मेरा गांधी मूल जी सवाल पे एक आइए। एक रणनीति को लेकर बारीकी से तैयारी क्या हम सभी मूल उनके सवाल पे बात नेतृत्व कर में सकते हैं रहे अंशु? हैं। अंशु, हम मूल सवाल पे बात करें। हाँ, बिल्कुल। प्रियंका गांधी फ्रंट पर क्यों नहीं आ रही हैं और बिल्कुल। कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव लड़े? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं ना। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक ये फ्रंट लुका की बात छिपी क्यों है, कर रहे हो आप? अगर आप देखिए विपक्ष में सबसे ज्यादा कोई विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, प्रियंका गांधी आ रही। आधी रात में, बरसात में, बिना किसी परवाह के जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें रोक रही थी, हथियारों को रोकने के बजाय वो उन पीड़ित किसानों से परिवार से मिलने जा रही थी और मिलकर ही पीछे वापस आई। अच्छा, आप ऐसा महसूस बिना करते मिले हैं कि वापस नहीं आई। लखीमपुर कांड ने हमने कांग्रेस को कोई एक नया ट्वीट जीवन करके दिया? औपचारिकताएं करके इतिश्री नहीं की। एक हमने अपन उनकी अच्छा लड़ाई लड़ी कन्वर्सेशन करें आखिरी ना, तक। ये कोई भाषण का फोरम नहीं, थोड़ी ना, अपन कन्वर्सेशन करते हैं। जी, जी। ये मुझे बताओ कि क्या आप ये मानते हो कि लखीमपुर खीरी कांड ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी? प्रियंका गांधी जिस तरह से लड़ी वहां पे। ब्रजेश जी, हमेशा हाथरस की घटना हुई थी, उस समय भी आप देखिए कि नई ऊर्जा मिली थी। उसके बाद उम्भा की हुई, आजमगढ़ में हुई, पर एक प्रॉब्लम है अंशु, लखीमपुर कांग्रेस हुई। में निरंतरता का अभाव रहता है। आज एक आप काम कर लेंगे, उसके बाद 6 महीने तक गायब। ब्रजेश जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका जी इंचार्ज हैं, अगर आप चरणबद्ध देखें, उन्होंने लोगों की आवाज भी ओके, उठाई मैं है अनिल और दुबे मदद को भी आमंत्रित की। करता हूं। कोरोना काल के समय अगर नेशनल ऑक्सीजन और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, दुबे जी, दवाएं दी तो धन्यवाद, हमने दी। धन्यवाद। तो हम दुबे- आगे भी Thank निरंतरता you, रखेंगे, आप शुक्रिया। भरोसा मैं दिलाता हूं। दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 अक्टूबर से जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 17-18 सीटों पर भ्रमण पर निकले हुए हैं। अच्छा सपोर्ट भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दिया उन्हें उधर, और काफ़ी बैक प्रोमिनेंट फेस बनकर उभरे हैं। लेकिन मीडिया में आप लोगों को उतना स्पेस शायद नहीं मिल पा रहा होगा, तो दूसरे लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका है पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के अलायंस का हिस्सा हैं, तो आपकी अपनी क्या तैयारी है? देखिए ब्रजेश जी, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 17 जनपदों में माननीय जयंत चौधरी जी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, और उस आशीर्वाद पथ यात्रा में माननीय जयंत चौधरी जी रोज 2 रैलियां कर रहे हैं, और उन 2 रैलियों में जिस 2 रैलियां जो प्रतिदिन हो रही हैं, उनमें जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है, जिस तरह से किसान उमड़ करके आ रहा है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहला चरण है यात्रा का, उस वहाँ के लोगों को यह विश्वास हो गया है कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और अभी जब लखीमपुर की घटना हुई ब्रजेश जी, लखीमपुर की घटना जिस दिन हुई, माननीय जयंत चौधरी जी तमाम बैरियर को तोड़ते हुए नहरों के किनारे से, जंगलों के रास्ते से मैंने वो वीडियो देखा में था। किसानों से मिलने, शहीद किसानों के यहाँ पहुंचे। वो किस तरह से वहां पहुंचे, 13 घंटे का उन्होंने सफर तय किया। उनके मन में किसानों के लिए बड़ा दर्द है, और ये उत्तर प्रदेश के किसानों ने समझा है कि अगर किसानों का उत्थान हो सकता है, किसानों का विकास हो सकता है, किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल सकता है, किसानों की आमदनी 2 गुनी हो सकती है, तो वो राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता पर आप माननीय जयंत चौधरी ये कर बात सकते महसूस करते और हैं वो पश्चिमी कि उत्तर राष्ट्रीय प्रदेश में लोकदल को जो सभाएं मीडिया में आपको उतना स्पेस नहीं मिल रहा जितना आप बता रहे हैं, अगर उतना सच है तो? नहीं, मीडिया में हमें कम स्पेस मिल रहा है, आपने कहा, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मीडिया में जितना हमें जगह मिलनी चाहिए उतनी हमें नहीं मिल रही। लेकिन मीडिया को अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, कितने दिन तक वो नहीं दिखाएंगे, कितने दिन तक वो हमको दबाने का प्रयास दुबे जी, करेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि जनता का दुबे जी, एक पर्सनल सवाल है। आप पहले बड़ी शालीनता से डिबेट करते थे, लेकिन आज बड़ी उत्तेजना भरी है आपके भीतर, कोई बात है? नहीं, उत्तेजना किसानों के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ मतलब जस्ट एक पर्सनल बात कि कोई इसमें डोंट टेक इट अदरवाइज। सरकार नहीं, उत्तेजना ब्रजेश जी इस बात की है कि दर्द है किसानों के लिए, सरकार के मन में दर्द होना चाहिए। 10 महीने से किसान आंदोलित है, किसानों के लिए आपके मन में कोई दर्द नहीं है। सरकार के लोग जो है किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं,
और शिवपाल आप जो यादव है, जी की पार्टी पीएसपीएल उसको के मंत्री को कुछ हटाने का ही काम नहीं जनरल कर रहे हो। सेक्रेटरी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद जी, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि जिस दिन भतीजे ने अपनी विजय यात्रा निकाली, चाचा ने भी निकाल दी। आज मैंने सुना वो फिरोजाबाद तक आ गए हैं और भतीजे साहब कानपुर देहात तक पहुंच गए। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है कि उधर वो मथुरा शुरू कर रहे हैं, इधर ये कानपुर से शुरू कर रहे हैं, एक ही डेट पर शुरू कर रहे हैं। और आज कोई मुझे बता रहा था कि चाचा भतीजे की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो गई है। तो ऐसा क्यों ना आरोप में लगाऊं कि आप लोग अंदर से मिले हुए हैं और बाहर दिखावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, मुझे लगता है जो बातें आपने पहले शुरुआत की है, ये सत्य है कि पार्टी ने पिछले महीने तय कर लिया था कि लोहिया जी के पुण्यतिथि पे भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जाएगी और उसकी पूरी तैयारी और रूपरेखा पार्टी ने तय कर लिया था। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की संतुति मिली, उसके बाद पूरी तरीके से प्रभारी और रथ यात्रा की पूरी जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक और पार्टी कार्यालय में बैठकें सुचारू रूप से होने लगी। और कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के लिए आप तो लखीमपुर की घटना पे भी आपने देखा है और मुझे लगता है कि मैंने तो उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या आप दीवार वाकई में फांद गए थे? नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे फांदना पड़ा था। नहीं, देखिए मैं मौजूद था और ये सच है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी पुराने समाजवादी नेता हैं, संघर्ष भी करना आता है और दूसरे नेताओं को सम्मान भी करना आता है और त्याग भी करना आता है। ये आपकी टीस है या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सानिध्य में कार्य कर रहा हूं और बार बार जो चीजों को देख रहा हूं वही कह रहा हूं। लखीमपुर की घटना में जब लोगों को गेस्ट हाउस में कैद कर लिया गया, जब घरों में कैद कर लिया गया, ऐसे स्थिति में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बाउंड्री वाल फांद करके, पर पकड़े तो वो भी गए थे ना? नहीं देखिए, पकड़े तो वो भी गए थे। मैं कह रहा हूं कि पुलिस आखिर नाकाम सिर्फ जयंत चौधरी किसी तरह पहुंचने में कामयाब हुए थे या फिर तृणमूल के सांसदों को बड़ी इज्जत से ले जाया गया था? वो आज भी मिस्ट्री कि तृणमूल वालों से इतना प्रेम क्यों है? नहीं, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नमूने लोग हैं वो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। और जहां तक सवाल है संघर्ष का, संघर्ष के रूप में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को पूरा उत्तर क्या ये सही है कि उनकी अखिलेश यादव से टेलीफोन पे बात हुई? नहीं, देखिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ यात्रा लेकर के चल रहे हैं, मैं लखनऊ में हूं, वार्ता जरूर हुई होगी। अभी तो मैं ये क्यों ना आरोप लगाऊं कि चाचा भतीजे एक हैं और बाकी सबको आप भ्रमित किए हुए? नहीं, भ्रमित करने का कोई सवाल नहीं है। दल अलग है, विचार एक है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो बार बार कहा है कि सभी समाजवादी चलिए वीरेंद्र सिंह जी से डिकोड कराते हैं, वो इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि थोड़ा सा समय लूंगा सर, थोड़ा सा बस समय। ओके 10 सेकंड प्लीज। अब देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी के साथी जो लोग जिंदगी भर नोट गिने हो, आदमी गिन करके और चैनल पे नोट के दाम बढ़ाने की बात करने लगे तो मैं नहीं कुछ कह सकता। नो, डोंट टेक इट, ऐसे पर्सनलाइज आरोप मत लगाएं। आपके पास कोई सबूत है कि पैसे लेके टिकट देते हैं? कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए मैं टिकट की नहीं बात कर रहा हूं। कौन पार्टी चंदा नहीं देती? आप बीएसपी पर ऐसे आरोप लगाते हैं। अब आदमी गिनने की बात नहीं, मेरे पास अमित शाह जी की गोद में बैठे हुए हैं। 4 सालों के बाद आपके पास कोई एविडेंस है? सड़क पे नहीं उतर, और अगर है तो वो लोग आज बीजेपी की बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं, बैठ करके राजनीति करने वाले लोहिया कहीं किसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं किए। मेरे दलित भाइयों के लिए इन्होंने कभी सड़कों पे नहीं उतरा, दलितों के साथ जुर्म और अत्याचार करके दलितों की दौलतबाज महारानी बन गई। नहीं, आप एविडेंस दो ना कि इन्होंने पैसा लेकर टिकट देते हैं। दम कोई एविडेंस है? वरना आरोप मत लगाओ, एविडेंस तो दो। खत्म हो चुकी। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि बहुजन का विचार उसी दिन खत्म हो गया। आपकी राजनीति खत्म हो चुकी, नोट के चाचा भतीजे की राजनीति खत्म हो चुकी। ओके, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत। ये जो कोई एविडेंस हो तो दो। ये फ्रंट रिवर, अगर एविडेंस है तो लाओ, साक्ष्य और प्रमाण के साथ बात करो। बहुजन समाज पार्टी का नेता जो दूसरे दल में जाते हैं वो तो यही कहते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को लाते हैं डिबेट में। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। इस तरह से बिना साक्ष्य और प्रमाण के आप ऐसे आरोप नहीं है। नहीं, हैसियत वगैरह की बात ना करें। ऑडियो रिकॉर्डिंग सबने देखा है, सब नेता तो यही ओके भाई वीरेंद्र जी, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि सारे बड़े नेता थैंक यू, शुक्रिया, बीजेपी के हों या अपोजिशन के हों, सभी सड़कों पर उतरे हुए जनता के बीच हैं। तो क्या ये मैं मान लूं कि ये चुनावी शंखनाद हो चुका है? किसकी क्या पोजीशनिंग है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए चुनाव की तैयारियां चल रही, रथ यात्राएं निकल रही हैं और रथ यात्रा में चर्चा अखिलेश यादव और शिवपाल की है।
प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब वो जेल गई तो उसकी चर्चा इधर 20-25 सालों में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा गांव-गांव तक पहुंची। प्रियंका का जेल जाना एक टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस की राजनीति के लिए। लेकिन ये जो रथ यात्राएं चल रही हैं, इन रथ यात्राओं के माध्यम से ही बीजेपी ने कभी देश में हिंदुत्व की अलग जगाई थी, और आडवाणी की रथ यात्रा से बड़ी पूरी दुनिया में कोई रथ यात्रा चर्चा में नहीं रही अयोध्या के लिए। उसके बाद से सियासत में रथ यात्राओं का जो चलन आया, उस चलन में अगर प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद अगर कोई बड़ा लीडर देखा जाए तो आज अखिलेश यादव की रथ यात्रा में भीड़ जुट रही है, और बड़े और उस तरह के नेता कोई रथ यात्रा निकालते नहीं। शिवपाल यादव एक संघर्षशील नेता है। पब्लिक या पार्टी भले उनकी छोटी हो, लेकिन उनके पास अनुभव ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, संगठन का काम ज़्यादा किया है उन्होंने। अच्छा, ये बात तो आगे आएगी, लेकिन पहले ये आप पूछिए अंशु अवस्थी से कि प्रमोद कृष्णम रथ में बैठ के क्या कर रहे थे उनके। ये तो कांग्रेस के नेता हैं। तो प्रियंका जी ने बनारस में बड़ी रैली की, वो जनता उनको सुनने तो आ रही है, लेकिन ये प्रमोद कृष्णम जी शिवपाल जी के रथ में चले गए। साधु संतों का आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन सियासी यात्रा में अगर वो साथ है तो इसका उसके सियासी मायने भी हैं। कुल मिलाकर ये है ब्रजेश जी कि रथ यात्राएं निकल रही है। अभी मैं शबनम पांडे जी को सुन रहा था, लेकिन बीजेपी भी बेफिक्र है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा संगठन है। ये 325 सीट जीते हैं, ये घटत कितना घट के आ जाएंगे। ये तो कहेंगे तब भी हम बहुमत तो पा ही लेंगे। तो ये रथ यात्राओं से ज़्यादा विचलित नहीं लगते। तो बीजेपी में इस बात का बड़ा आनंद है कि कोई चिंता की बात नहीं है। एक चुनाव लहर में जीते और दूसरा चुनाव 325 सीट कितना घट के आए, 250, 200, 250 तो आ ही जाएगी। ये इसलिए चल रहे हैं। लेकिन ये अंदर खाने इनको एहसास होगा कि टक्कर इनकी किससे है सीधे। टक्कर, अभी वो धर्मवीर जी बैठे हैं, वो नाराज हो जाएंगे, हम उन पर बाद में आएंगे। आज उत्तर प्रदेश में टक्कर तो सीधे समाजवादी पार्टी से है ना, भाजपा की। अगर विधायक के तौर पे देख लो तो भी मुख्य विपक्षी दल वही है। तो अखिलेश की रथ यात्रा ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मायावती ने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत पहले खेला सतीश मिश्रा के रूप में। उन्होंने जब ब्राह्मण और प्रबुद्ध सम्मेलन कराया, उससे बीजेपी भी घबराई, सपा भी घबराई। लेकिन सपा के लिए नुकसान उतना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत गिनती में समाजवादी पार्टी के साथ है, उनका वोट बैंक वो माना नहीं जाता, भाजपा का माना जाता। तो भाजपा सतीश मिश्रा के सम्मेलन से तो परेशान हुई थी। कई जगह उसने कहा कोरोना काल में सम्मेलन हो रहा है, इसको रोको। मायावती की रैली में भी भीड़ आई। लेकिन ये जरूर है कि जैसे एक जोश होता था कि इस बार मुलायम सिंह को हटाना है, मायावती को सत्ता में लाना है, 2007 में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तमाम सारे नारे गूंजते थे। वो बीएसपी को उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उसको आप इस जोश को, उस तरह के जोश को आप, पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि इन दिनों ये लोग सोशल मीडिया पर बीएसपी बहुत एक्टिव है। नहीं, बीएसपी ने अपने आप को समय के साथ बदला, लेकिन प्रवक्ता 3 हैं इनके आज तक। अभी अगर अरे 3 तो आए कम से कम, उसके पहले तो अकाल तो पड़ा था। हम लोग डिबेट कहाँ कर पाते थे बीएसपी नहीं, अंग्रेजी में बोले वाले प्रवक्ता नहीं है इनके पास। अभी इनके यहाँ हिंदी वाले हैं सब। सब अपने लिए ठीक है, हमारे यहाँ तो आते रहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि जब दीपक जलता है तो वो खुद कुछ नहीं बोलता। सतीश चंद्र मिश्रा जी, हाँ ठीक क्यों ये इधर उधर की बातें करते हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? बुरी बात करने दो। धर्मवीर प्रजापति, सच्चाई बताइए ना आप। हाँ ठीक है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे वो बहुत बड़े अधिवक्ता, उनको कौन नहीं जानता है। अरे जज साहब लोग उनको सुनते हैं तो हम लोग तो पता नहीं, मैं सुदीन भदौरिया जी का भी नाम ले रहा हूँ। यस, तो आजकल मैं सुदीन भदौरिया जी का भी नाम ले रहा हूँ। अरे अंग्रेजी का कोई विषय नहीं, हम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई? वीरेंद्र जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आप शुरू करें। अरे वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए, अभी तो आप इनकी तारीफ कर रहे थे। देखिए, दीपक जो होता है वो खुद कुछ नहीं लिख रहा था मैं, उसका प्रकाश बोलता है।
और ठीक उसी प्रकार धर्मवीर जी, आप अपने बारे में कुछ न बोले, आपके कर्म आपके लिए जनता बोलेगी, वो जनता बताएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी को ऊंचा उठना है, देखिए हमारे जो जानकार लोग रहे हैं इतिहास में, उन्होंने कहा है कि ऊंचा उठने के लिए परों की जरूरत खाली पक्षियों को पड़ती है। इंसान और राजनेता जितना झुकेगा वो उतना ऊंचा उठेगा, उसके लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और जो तना रहेगा वो, जो तना रहेगा तो वो तो टूट जाएगा। लीडर का मतलब ये थोड़ी है कि जनता पर अधिकार जताइए। लीडर का मतलब ये है कि जो जनता जिस चीज से वर्षों से वंचित है, जो उसे हासिल नहीं हो पाया है, वो उसे आप दिलाइए, उसके लिए संघर्ष करिए। तो तना जो रहेगा वो तो टूट जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चुनाव के मुद्दे बहुत हैं। कोरोना में बहुत लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। एक राजीव निगम कॉमेडियन, उन्होंने कहा भैया जब ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो कोयला की कमी पे कहें इतना हल्ला मचा रहे हो, चुप रहो, बिजली देर सवेर मिल जाएगी। बेवजह के लोग सरकार को कोसते हैं, सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम पढ़ लिख कर सक्षम बने, लेकिन 2 साल स्कूल बंद रहे, फीस पूरी ली गई अभिभावकों से, लोगों की नौकरियां चली गई। स्वास्थ्य का हाल ये रहा कि लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिली, लोग मर गए सड़कों पर। रोजगार, लोगों की नौकरियां चली गई कोरोना काल में, नए उद्योग नहीं लग पाए, हर उद्योग में गिरावट है। ये 3 मुद्दे बड़े हैं, आप इसको माने ना माने। लेकिन ये बात जरूर है ब्रजेश जी कि कोई शिवपाल यादव की ताकत को खाली उनसे अकेले ना देखे, उनके साथ 5 और बड़े दल हैं, वो जहां इकट्ठा होकर जाएंगे एक बड़ी ताकत बनेगी। अच्छा, एक चीज देखी कि इन दिनों कोई राजभर की बात नहीं कर रहा, निषाद की बात नहीं कर रहा है, ये सब कहाँ गायब हो गए? नहीं, ये सब साथ में है उनके। ओके। निषाद तो बीजेपी के साथ जा चुकी है, राजभर हैं, ओवैसी हैं, राजा भैया हैं, ये सब जा चुके हैं। ये सब तो शिवपाल के साथ ही है ना, चंद्रशेखर आजाद हैं। तो मतलब अब इसके लीडर हो गए हैं शिवपाल यादव, राजभर नहीं? नहीं, बिल्कुल शिवपाल यादव लीडर है और राजभर भी उनको सम्मान देते हैं। राजभर तो पहली बार विधायक है। ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि जितनी मीटिंग होती है वो शिवपाल जी के घर पे ही होती है। शिवपाल यादव का पास विधायक भले आज कम है, वो तो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं, और उनकी दोस्ती जग जाहिर है, वो मित्रता निभाने वाले ने, तो उनके हर दल में लोग जान पहचान वाले हैं। तो वहां वो ईगो की लड़ाई नहीं है कि नेता कौन होगा। जी वीरेंद्र जी, चुनाव के वक्त पर ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कांग्रेस के भी अच्छे दिन आ गए हैं। प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं, संघर्ष करें। अखिलेश यादव की रथ यात्रा ने भी काफी ज्यादा जन समर्थन हासिल किया है। बीजेपी को लेकिन कोई बेचैनी नहीं है, सब खुश हैं कि 325 से कितना घटे, 100 घटे ना, 125 घट जाए तब वो 200 तो मिले, आ ही रही है। हर जिले में 2 सीट जीतेंगे इनके अफसर कहते हैं, तब भी 150 सीट जीत लेगी बीजेपी। बीजेपी के पास बहुत फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है हर जिले में 2 सीट? ये हर सरकार में अधिकारी बताते हैं मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को, कि जिससे वो गफलत में रहा है, और जैसे सरकार जाती है वो पलट मार के फिर अपना दूसरी जगह सेटिंग कर लेते हैं। ये अफसरों का आईना है, चश्मा है, जो वो सरकारों को दिखाते हैं। बहरहाल इसके सबसे बड़े पीड़ित तो चौधरी जी हैं अपने। चौधरी साहब की इनकी तमाम और उपलब्धियां हैं। नहीं, आज वो गुस्सा है थोड़ा जी। नहीं, गुस्सा नहीं, उनकी पार्टी का जो उत्थान चल रहा है वो चुनाव का बाद वक्त बताएगा उसका क्या परिणाम आया। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड। बहरहाल जी, उदय प्रताप सिंह जी एक बहुत बड़े शायर हैं इस देश के। उन्होंने सियासतदारों पर लिखा है, जो बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, सत्ता पा जाने के बाद आंख दिखाते हैं, उनके लिए लिखा है कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी, और नकली पर सही की मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। और घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसमों की नब्ज देखो, और महज तुम्हारे इशारे पर अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। और समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत,
और सितम की छाहों में सिर झुकाकर कभी जवानी नहीं चलेगी। और चमन के कांटों की बदमिजाजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम पांडे जी को स्क्रीन पे लाया जाए। शबनम जी, मैं एक बड़ा मैं एक कौतूहल भी है और एक हमारे दर्शक हैं वो लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं। उनका ये मानना है और मैं चाहता हूँ मैं उनका सवाल दोहरा दे रहा हूँ और आप उनके सवाल का जवाब दें। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि लाइव सवाल आ रहे हैं और आपके लिए। बहराइच के एक हमारे बड़े रेगुलर व्यूवर हैं, उन्होंने सवाल किया है आपसे कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में बहुजन समाज पार्टी से आए नेताओं की बड़ी इज्जत हो रही है और बड़ी कदर की जा रही है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रजेश पाठक को बहुत तवज्जो मिल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत तवज्जो मिल रही है, दारा चौहान को बहुत मिल रही है और इन तीनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है। तो ये क्या नया कॉम्बिनेशन है कि आपको अपने नेताओं की बजाय बाहर से जो नेता आए हैं उनको आप बहुत प्रोमिनेंटली आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे है? देखिए ब्रजेश जी, अगर सम्मान मिलता है किसी नेता को तो इस पर भी प्रश्न होता है और अगर किसी को जरा सा अनदेखा कर दिया जाता है तो उस पर भी प्रश्न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कोई भी किसी पार्टी में समाहित हो जाता है तो उस पार्टी का नेता होता है और उस पार्टी में कार्यों के अनुसार उसे सम्मान मिलता है और कार्यों के अनुसार ही उसे पदोन्नति मिलती है। तो इस पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया है। ये तो दर्शक एक आम आदमी के सवाल है और आपको इसको बहुत ही मतलब अच्छी भावना से लेना चाहिए। हाँ, मैं अच्छी भावना से ही बता रही हूँ कि देखिए कार्यों की पूछ, उसकी क्षमता की पूछ निश्चित तौर पे होनी चाहिए। उस पर ये टैग लगा दो कि वो बाहर से आया है इसलिए उसकी क्षमता को आपकी पार्टी में चलता है ऐसा ना, तो ये कहीं आपकी पार्टी में आउटसाइडर और इनसाइडर के अलग अलग धड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्षमता के अनुसार लोगों को जगह दी जाती है और किसी को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। हर किसी के पास कोई ना कोई कार्य होता है और वो उस कार्य को पूरी क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ। एक और सवाल है, क्या विपक्ष की आक्रामक प्रचार अभियान जो इन दिनों चल रहा है, विपक्ष काफी आक्रामक है, आप इनसे कैसे निपटिएगा? देखिए ब्रजेश जी, अभी इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था, चारों तरफ चर्चा सारे चैनल्स पे था, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, भारतीय जनता पार्टी को सीट के लाले पड़ जाएंगे। वो डेडली कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट हुआ, किस तरीके औंधे मुंह गिरे, ठीक वही चीज है। क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये जब सत्ता में आते हैं तो मैं एक आपको पहले दोहा कबीर का बोल देती हूँ कि चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई हो किसी भी प्रदेश में, सपा बसपा ये सब आपस में ही लड़ते हैं। सपा भी रही तो 4.5 मुख्यमंत्री का नारा हर वक्त लगता रहा, हर कोई कहते रहे 4.5 मुख्यमंत्री, और अंत में जो 2 धड़े में बिछे। इसमें जो साबुत बचा न कोई जिसके लिए कबीरा ने कहा है, यहाँ पे प्रदेश की जनता थी। क्योंकि इस तरीके से थैंक यू मैडम, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बढ़ाई है, की लड़ाई बिल्कुल ठीक बात है। मनोज काका, आप इनके लिए एक चक्की हैं। पहले इन्होंने बहरूपिया कहा था, अब आपको इन्होंने नया शब्द विभूषित किया है, चक्की। देखिए कबीर की बात इन्होंने कहा, हालांकि कबीर का जो जीवन आदर्श था उसको भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती है। और उनके दोहे के जवाब में कबीर के सुपुत्र का एक दोहा था कि चलती चाकी देखकर हंसा कवाल ठठाए, और जो रहे किल के पजरे काहे को पीसा जाए। तो जो लोग मूल के पास रहेंगे, समाजवाद के पास रहेंगे, एक्सप्रेसवे के पास रहेंगे, लैपटॉप के पास रहेंगे, हॉस्पिटल के पास रहेंगे, लोहिया जैसे संस्थान के पास रहेंगे, ग्रामीण स्वरोजगार के साथ रहेंगे, लोहिया आवास के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव, पूज्य लोहिया भगत सिंह
और पूज्य गांधी के विचारधारा के साथ रहेंगे और आप जैसे जनवादी चैनल के साथ रहेंगे जो सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य पर हमेशा बुनियादी सवाल खड़ा करता है, वो कभी पीछे नहीं जाएंगे। और आपका विकास शबनम बहन जरूर देखा, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने देखा आपका विकास, मां गंगा में बहती लाशों में लोगों ने खोजा आपका विकास। अब आजकल लोग तारों में बिजली नहीं है। इस देश में स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोयले की कमी इनके स्वपोषित जो व्यापारी हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, अडानी जी, उन्होंने कोयले की कमी कर दी। तो अब इस देश में पहली बार ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक अब बिजली नहीं है। अब लोग ये तरस रहे हैं, रोज हवा आ रही है कि अब 1 दिन का कोयला बचा है, अब आधे घंटे का कोयला बचा है। तो लोग माताएं बहनें खोज रही हैं, किसान खोज रहा है। रौंदते हुए आपका तड़ी पार का सहयोगी जो हिस्ट्री सीटर है, उसका सुपुत्र जब किसानों को रौंद रहा है तो उसमें किसान अपना खोज रहा है कि उसकी लागत का दोगुना मूल्य कहाँ है। आपका विकास इसी के माध्यम से तो आया और उत्तर प्रदेश की जनमानस तैयार है। 2022 में आप जहां से आए थे, आपको उस स्थिति से और बदतर स्थिति में ना भेज दिया उत्तर प्रदेश की जनमानस ने। जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में जो बात कही कि उत्तर प्रदेश के जो जो 24 करोड़ जनता है वो बहुत राजनीतिक चेतना संपन्न है और वो जान चुकी है कि उसके अगर बेहतरीन भविष्य का, उसके फसलों के मूल्य का, उसके घर से निकले हुए नौजवानों को रोजगार का, दलितों पिछड़ों को सामाजिक आधारित न्याय का, उनके रोजगार का अगर कहीं व्यवस्था है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के विचारधारा में है। आप देख रहे हैं वो ही हश्र है आप लोगों का। आपको मैं बता रहा हूं कि वो आपको अब एक शेर मैं और कह दूं कि तुमसे नहीं, मैंने कोई मुशायरा नहीं बुलाया भाई साहब, नसीब था उसे भी मैंने कोई मुशायरा नहीं बुलाया, इतना ही यकीन था। तो जब मुशायरा बुलाऊंगा तब पढ़ लेना। बाबा जी की, महाराज जी की तैयारी जल्दी से मंदिर और मठ जाने की होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, धर्मवीर चौधरी जी को स्क्रीन पे लिया जाए। चौधरी जी, बीएसपी का इस बार, वैसे आप लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, आपकी पार्टी का इतिहास यही है, लेकिन क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच चुनाव में जाने वाले हैं? थोड़ा उन मुद्दों की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ब्रजेश जी, मैं एक तो आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि आपने पहले कहा कि हमारा जो वोट परसेंट है वो 18% था 17 में, तो 22% वोट परसेंट था हमारा 17 में, और हम करीब 100 सीटें 200, 500, 1000, 800 वोटों से हारे थे। दूसरी बात आपने कहा कि मुद्दे क्या होंगे। किसान की आमदनी को दुगना करना, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया था। 125 रुपए से 250 रुपए गन्ने का मूल्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में हुआ था। और एक पुलिस की भर्ती हुई थी ब्रजेश जी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इसी पैटर्न पर पुलिस की भर्ती होनी चाहिए, जिस प्रकार वो निष्पक्ष भर्ती हुई थी और उसमें सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का, युवाओं को रोजगार देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती चौधरी जी की छतों तो हमारा फोकस इस रुक जाओ अरविंद, प्लीज ऐसे मत पेश आओ। करना। चौधरी जी नहीं हमारा जो मेन फोकस है वो युवाओं को रोजगार देना, किसानों की आमदनी को डबल करना, ट्रिपल करना, इन तीनों। शबनम जी आप उनको धर्मवीर जी को बोलने दीजिए। शबनम जी आप धर्मवीर जी को बोलने दीजिए। मायावती जी ने स्पष्ट कहा है। और जो ये ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग प्रताड़ित हैं, तन्हाई की जेलों में बंद है, ऐसे लोगों को आयोग बना करके निष्पक्ष न्याय दिलाना, यही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे दलित भाइयों को 9 तारीख को कहा था। और यही हमारे प्रतिमा लगाने की मुद्दा किसका है? क्योंकि हम अपने आवास में छतों तक पत्थर लगाने का मुद्दा किसका है? वादे नहीं करती है, महंगे पत्थरों से बाउंड्री वॉल बनाने के थैंक यू। ऑलराइट। और जनता के नाम थैंक यू। अंशु अवस्थी, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के आने वाली प्लानिंग क्या है? मुझे बताया गया है कि प्रियंका गांधी 17 तारीख से कुछ बड़े टूर कैंपेन यूपी में प्लान कर रही हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो आपका एजेंडा क्या होगा? ब्रजेश जी, कांग्रेस का एजेंडा हमेशा उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनका रोजगार उस पर, और जो उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, और उसके साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की समस्या। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी बातें कर रहे हैं। बड़े वादे चौधरी जी रुक जाएं। वो बताइए
चौधरी जी दूसरा, क्या हो गया? जो सबसे ज्यादा संगठन को दलितों के प्रशिक्षण ऊपर देने का अत्याचार काम हो रहा है। बूथ स्तर पर चल रहा है। उस पर हमारी रोक 4 कब यात्राएं लगेगी? प्रस्तावित है, 17 अक्टूबर से उनकी शुरुआत हो रही मुख्यमंत्री है। पंजाब के चन्नी अरे धर्मवीर जी को चुप कराइए भाई, चुप हो जाइए धर्मवीर जी। कुछ जानकारी नहीं, नोट तो आप नोट उनको गिन जवाब चुके दो हैं, फिर। देखिए आपको जवाब 8 बजे देना तक नहीं पैसा आता। गिनते हैं, उसके बाद ये डिबेट करते हैं। हाँ, चुप क्या करा। कह रहे हो? राजस्थान इनको कब उत्तर जाएंगे? प्रदेश के बारे में ये कोई बताइए आप जानकारी मुझे। नहीं। अरे चरण लोग गिन जी लेते हैं वो। बड़ी इनको दर्द हो रहा उनके है। पास अरे बहुत भाई कम एक दलित साल के मुख्यमंत्री प्रशासन बना है, को आपको दर्द है, आपको अल्पसंख्यक क्यों समाज के नाराजगी है लोगों उस ने बात से? OBC एक ने दलित देखा है, मुख्यमंत्री पूरे देश में ये अकेला आपके दलित मुख्यमंत्री कुशासन के पंजाब में कारण है। ये आपको इस बात से मनुवादी, दलित क्यों दर्द हो रहा पूंजीवादी, है? आपको तो अगर आप दलितों के सामंतवादी शुभचिंतक हैं सत्ता में तो आपको बैठी तो हुई है। बधाई देनी चाहिए। ये कांग्रेस का आपको राहुल 7 साल गांधी का जी को, सोनिया गांधी जी को, फेल्यूर था। कांग्रेस लीडरशिप को बधाई देनी चाहिए। आपको क्यों दर्द होता है? देश में अकेला दलित मुख्यमंत्री बनने पर बहुजन नहीं, समाज दर्द पार्टी नहीं जो होता है। दलितों की चिंतक आप है, मुझे ये बताइए दलितों की शुभचिंतक बनती कि उनको ये दर्द हो रहा यूपी है। में टूरिज्म हाथरस में जब दलित बेटी पर्यटक के साथ घटना के होती है, रूप में आपकी माननीय आवाज नहीं प्रियंका गांधी जी निकलती। आ रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री राजस्थान बन गए, क्यों नहीं आपको जा दर्द रही हो रहा है? है। अरे आपका चरित्र सब राजस्थान समझ क्यों नहीं चुके जा रही? हैं। और क्या है? मायावती जी क्या है? दलितों की नहीं, दलितों दौलत से की आपको बेटी इतना ही है। प्रेम क्या? सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए काम कोई कर रहे हैं, एविडेंस कोई है? काम नहीं बचा। कोई प्रमाण है? क्यों नहीं बनाया बिल्कुल। दलित समाज के क्या बेटे को? प्रमाण है? लाओ। आप बताइए ये बात। क्या प्रमाण है? देखिए क्या इनको प्रमाण है? सबसे ज्यादा आज इनके पास दर्द हो कोई रहा है प्रमाण कि नहीं है। देश में दलित ये मुख्यमंत्री क्यों भ्रष्टाचारी, बना है। ये दलितों के पास जब जाती है तो ये नहीं नहीं, कहते हैं आप ही कि ऐसे आरोप नहीं लगा मुख्यमंत्री सकते। मुख्यमंत्री बनाइए। अगर आप उनको भ्रष्ट दलितों करें को तो आपको भी सत्ता में प्रमाण लाइए। देना हमने पड़ेगा। मुख्यमंत्री बिना बनाया तो एविडेंस के आपको कोई दर्द बात हो नहीं रहा होगी। है। आपका अनिल दुबे को लाया जाए दलित स्क्रीन है, पे। यहीं से अनिल दुबे को सामने लाओ आ रहा स्क्रीन है। पे। सारा स्क्रीन पे आपका अनिल दुबे को लाया चरित्र जाए। राष्ट्रपति भाई दुबे जी, कैसे दलितों के प्रति आप घृणा बताइए करते दुबे हैं। जी, चाल चरित्र दुबे जी, बहुजन समाज पार्टी का अनिल आदेश दुबे, होता है, मुझ का कोई आरएलडी का एजेंडा बताइए मुझे। आरएलडी का एजेंडा अनिल दुबे, गो अहेड। भाजपा से लड़ सकता है तो कांग्रेस ओके, पार्टी थैंक यू, लड़ रही। थैंक यू। प्रियंका गांधी जी अनिल के दुबे जी, अलावा go ahead, मुझे बताइए please। कौन लड़ ब्रजेश रहा है जी, BSP अंशु, थैंक यू। ब्रजेश जी हम कोई तो नहीं लड़ रहा है। थैंक यू। ब्रजेश जी हम उत्तर प्रदेश की जनता से, उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों से हमने हमारी लोक संकल्प समिति संवाद कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से संवाद करके अपना लोक संकल्प पत्र जारी करेंगे और 31 अक्टूबर को लखनऊ में माननीय जयंत चौधरी जी लोक संकल्प पत्र जारी करेंगे। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम काम करने जा रहे हैं और हमारा एजेंडा 31 अक्टूबर को लखनऊ में हम उसको लॉन्च करेंगे और उसके पहले 15 अक्टूबर को एक ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 लाख लोग थैंक यू। ओके अरविंद, पार्टी को अब अरविंद क्यों? थैंक यू। कोई नहीं बोलेगा, अब अरविंद की बारी है। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सिर्फ अरविंद बोलेंगे। बताओ अरविंद, क्या प्रॉब्लम है तो आपको? खुशी मनानी ओके, चाहिए। हाँ। इनको दर्द क्यों होता है इस ओके, बात पर? थैंक यू, थैंक यू। नहीं देखिए, जब उत्तर प्रदेश में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बात करते हैं नौजवानों की, जब बात करते हैं किसानों की, आप जब बीएसपी बात करते वालों हैं से क्यों उलझ मुसलमानों रहे हो? की। मैं ये थोड़ा नहीं समझ पाया। बीएसपी से नहीं, उलझने जानबूझ के का छेड़ रहे हो सवाल आप। एक है। जानबूझ के दो कर रहे हो। लोग 15 फुट की इंटेंशनली कर रहे हो। पत्थरों की दीवार बनाएंगे, छतों तक पत्थर लगाएंगे और आदमी की संख्या गिन करके नोट केवल वसूलने की बात करेंगे। ये अपने कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे और पैसा इंटरव्यू में चलाएंगे तो बीएसपी पे आरोप लगेगा। बीएसपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीएसपी के पास केवल एक ही मुद्दा है कि आदमी की संख्या बताओ, कार्यक्रम की संख्या बताओ, नोट की सौदेबाजी करो। आप कह रहे हैं कि क्या प्रमाण है? मैं तो कहता हूं कि छतों तक पत्थर किसके घर में लगे हैं, छतों तक पत्थर ये कौन सी बात हुई? में लगे हैं। ये कौन सा? 15 कोई फुट कहीं की लगा ले दीवार पत्थर? किसकी है? आरसीसी की पूरी दीवार ये कौन सी किसकी बात है? हुई? और बड़ी आपके पास कोई तर्क नहीं है कि आप देखिए, और मैं आप तो- बीएसपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आदरणीय ब्रजेश जी, सब नहीं बीएसपी चल का रहा है। मुद्दा मेरे दलित भाइयों के लिए कोई मुद्दा बड़ा नहीं प्रेम है। उमड़ाया एक भाई, ही वाह। मुद्दा है। पहली बार इतना प्रेम देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग एक हैं। थैंक यू, शुक्रिया। डिबेट ओवर। धन्यवाद। समय खत्म, समय खत्म। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो चुनाव का वक्त आ ही गया है। अब देखिए इन लोगों की राजनीतिक दांवपेच, उठापटक और बदलते हुए समीकरण और बदलते हुए रिश्ते। नमस्कार।
लूज डिलीवरी हो या लूज फूड, आपको हरा सकता है। ले आओ फॉर्चून सोया वड़ी, ये है अनटच्ड बाय हैंड्स और एकदम हेल्दी। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाले। चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आर नगर कानपुर, और चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आप भी बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर करियर, तो ज्वाइन करिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर 347 विकास नगर लखनपुर कानपुर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग मसौसी रमाबाई नगर कानपुर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कुक्का, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो